हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीडीपी मास्टर सीरीज़ हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी वनडे टीचिंग एग्ज़ाम हो। जहाँ पर भी सीडीपी पूछी जाती है, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको पीपीटी देती हूँ उसमें जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें कुछ मिस्टेक मिल सकती हैं, क्योंकि वो जो ट्रांसलेशन है वो डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेशन करके डाला जाता है और जो हमारी साइकोलॉजी में जो टर्म्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। गूगल ट्रांसलेशन है वो डिफरेंट टर्म देता है। तो जो टर्म मैं हिंदी में बोलती हूँ या फिर जो मैं लिखती हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो पीपीटी में हिंदी है उसमें गलती होने के चांसेस हैं, तो आप उसको मत देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं रक्षात्मक युक्तियाँ। रक्षात्मक युक्तियाँ। रक्षात्मक युक्तियों को समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम या तो कोई तर्क देते हैं, कोई रीज़न देते हैं, या फिर हम उससे अलग हटके व्यवहार करने लगते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, हम वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करने के बाद हमारे मन में क्या आएगी? एंजाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा। अब उस एंजाइटी और स्ट्रेस से निपटने के लिए हम अपने आप को कुछ तर्क देते हैं, कुछ रीज़न देते हैं। जैसे हमने अपने आप को रीज़न दिया कि जो मैंने कोर्स परचेज किया था उसमें अच्छी क्वालिटी के टीचर नहीं थे, उन्होंने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं फेल हो गया। या फिर हो सकता है मैं ये कहूँ कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो चेंज हो गया, इसलिए मैं फेल हो गया। या फिर मैं कहूँ कि जो एग्ज़ाम था वो डिफ़िकल्ट था, मैंने जिस लेवल की तैयारी की थी उस लेवल का एग्ज़ाम नहीं था, एग्ज़ाम है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये सब क्या दे रहे हैं? हम तर्क दे रहे हैं। और ये तर्क क्यों दिए जाते हैं? ये तर्क दिए जाते हैं स्ट्रेस से बचने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए। या फिर हो सकता है हम किसी गोल को अचीव नहीं कर पाएँ तो उसके पीछे हम रीज़न देते हैं कि मैं तो वो गोल अचीव करना चाह नहीं रहा था, मैंने तो बस ऐसे ही ट्राई कर लिया था, मैं उस जॉब को नहीं पाना चाह रहा था, मैं तो जस्ट ऐसे ही जाके इंटरव्यू दे आया था, मैंने तो उसकी तैयारी भी नहीं की थी। हालांकि हम मन से चाह रहे होते हैं कि हमें वो जॉब मिल जाए, लेकिन वो जॉब नहीं मिली तो उसके पीछे हम रीज़न क्या दे रहे हैं, तर्क क्या दे रहे हैं कि वो जॉब तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, मैं तो ऐसे ही कोई एग्ज़ाम दे आया। या फिर हम अपने स्ट्रेस से बचने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए किसी भी एक को रोल मॉडल चुन लेते हैं और उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये जो हम स्ट्रेस और एंजाइटी से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, यही हमारी रक्षात्मक युक्तियां हैं, यही हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म को, रक्षात्मक युक्तियों को एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म क्यों कहा जाता है? देखिए, जो भी ह्यूमन हैं वो एडजस्ट करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी के साथ, इंटरवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी, मतलब इंटरनल रूप से भी वो एडजस्ट रहना चाहते हैं। एडजस्ट रहने का क्या मतलब है? हर एक प्राणी है वो संतुलन में रहना चाहता है, होमोस्टेसिस की स्टेज में रहना चाहता है। संतुलन की स्टेज में कैसे रहेगा? जब उसकी जो मानसिक संतुलन है, मेनली जो सिगमंड फ्राइड है वो मानसिक संतुलन की बात करते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं कि जब भी मनुष्य में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं तो उनके कारण जो मनुष्य है वो एक तरह का बिहेव करने लगता है। जो सिगमंड फ्रॉइड हैं वो मेनली किसकी बात करते हैं? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि जो मनुष्य का अनकॉन्शियस माइंड है, सबसे ज़्यादा इन्होंने कौन से मन की बात की है? अचेतन मन की बात की है। ये कहते हैं कि जो अचेतन मन है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम और परा अहम बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। उसी वीडियो में हमने चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में भी हमने पढ़ा है। सिगमंड फ्राइड हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? अचेतन मन को देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड को देते हैं। जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है ये हमारे अचेतन मन की युक्तियाँ होती हैं, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी होती हैं। हम जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रहे होते, हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ भी नहीं कर रहा होता, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उस सिचुएशन से निकलने के लिए
कुछ रक्षात्मक युक्तियां अपनाता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बोल रहे हैं, या फिर उसे क्या बोल रहे हैं हम, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोल रहे हैं। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की सबसे पहले बात किसने की थी, सिगमंड फ्रॉइड ने की थी। सिगमंड फ्रॉइड के बाद इनकी एक बेटी थी एना फ्रॉइड, उन्होंने जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसको आगे बढ़ाया था। मेनली जो डिफेंस मैकेनिज्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि रक्षात्मक युक्तियां, जैसे हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, फिर हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम डे ड्रीमिंग पढ़ेंगे, इनसे डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है। आपको एक एग्जाम्पल देगा और फिर आपसे पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि ये जो एग्जाम्पल है ये किस तरह की रक्षात्मक युक्ति है, ये किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जब हम हर तरह का डिफेंस मैकेनिज्म समझ रहे होंगे उसको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में भी एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी रक्षात्मक युक्तियां हैं ये किस लिए होती हैं, किसी भी मनुष्य को स्ट्रेस से, एंजाइटी से बचाने के लिए होती हैं, तनाव से बचाने के लिए होती हैं। जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है ये किस पर बेस्ड होते हैं, ईगो पर बेस्ड होते हैं। ईगो किस पर काम करता है, रियलिटी पर काम करता है, वास्तविकता पर काम करता है। वास्तविकता, जो हमारा इड था जिसे हम बोल रहे थे इदम, वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम कर रहा था, सुखवादी सिद्धांत पर काम कर रहा था। और जो हमारे सुपर ईगो है जिसको हम परा अहम कह रहे थे वो किस पर काम कर रहा था, नैतिकता पर काम कर रहा था, मोरलिटी पर काम कर रहा था। तो जो ईगो है वास्तविकता में, जो मनुष्य है वो होमोस्टेसिस में रहना चाहता है, मतलब संतुलन में रहना चाहता है। संतुलन का मतलब क्या है, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब उस प्रॉब्लम्स में ही अगर वो फंसा रहेगा तो वो तो लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो उसकी चिंताएं हैं, जो उसकी कमियां हैं, उनको दबाकर, उनको पीछे हटाकर, जो ईगो है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अचेतन मन है, वो रियलिटी पर काम करता है। जो ये डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी कवच की तरह काम करते हैं किसी भी मनुष्य को स्ट्रेस से बचाने के लिए, एंजाइटी से बचाने के लिए। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई और अगर हम उस एंजाइटी से निकल ही नहीं पाए, स्ट्रेस से निकल ही नहीं पाए, तो फिर तो हम पागल हो जाएंगे। हमें होमोस्टेसिस में रखने के लिए, संतुलन में रखने के लिए कौन काम करता है, ईगो काम करता है। ईगो है वो जो मनुष्य की रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको दिखाता है। आपको डिफेंस मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, किसी भी मनुष्य को स्ट्रेस से बचाने के लिए, चिंता से बचाने के लिए जो ह्यूमन का माइंड है, ह्यूमन का जो दिमाग है, जो ईगो है, वो कुछ रक्षात्मक युक्तियां अपनाता है। अब जो ये रक्षात्मक युक्तियां हैं ये 2 तरह की होती हैं, एक तो डायरेक्ट होगी, दूसरी इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष और दूसरी होती है इनडायरेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या हुई, प्रत्यक्ष डायरेक्ट वो मैकेनिज्म होते हैं जिससे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, प्रॉब्लम का समाधान डायरेक्टली ढूंढ लेते हैं। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जहां पर हम जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली नहीं ढूंढ पाते हैं, तो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो इस पर काम करता है। प्रत्यक्ष में हमेशा याद रखिएगा जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा चेतन मन है, वो काम करता है। कॉन्शियसली जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो कौन सी होंगी, हमारी प्रत्यक्ष डिफेंस मैकेनिज्म होंगी। और जो अनकॉन्शियस रूप से कर रहे हैं, जो हमारा अचेतन मन कर रहा है, वो कौन सी होंगी, हमारी अप्रत्यक्ष होंगी। जो सिगमंड फ्रॉइड हैं उन्होंने अप्रत्यक्ष को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि उन्होंने अचेतन मन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने अपनी साइकोडायनेमिक थ्योरी में भी कहा है कि जो अचेतन मन है वो 9/10 पार्ट होता है और जो चेतन मन है वो हमारा ओनली 1/10 पार्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सिगमंड फ्रॉइड ने अप्रत्यक्ष को दी है। जो अप्रत्यक्ष डिफेंस मैकेनिज्म है ये हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार प्रत्यक्ष मैकेनिज्म देख लेते हैं। प्रत्यक्ष मैकेनिज्म में आता है कि आप डायरेक्ट किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दें, मतलब समस्या का समाधान कर दें। सबसे पहले क्या आएगा आपका, समस्या का समाधान। समस्या का समाधान, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई, आपने डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन कर दिया। आपने एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपने क्या किया, जो भी कमियां रही आपने उनको हटा दिया। आपने देखा कि आपके सामने पढ़ने में आपको प्रॉब्लम कर रही थी कि जो मोबाइल पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे वो आपके लिए समस्या थी, तो आपने क्या किया, जो मोबाइल पर टाइम वेस्ट कर रहे थे उसको हटा दिया, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, आपने समस्या का समाधान कर दिया, आपने बाधा का निस्तारण कर दिया। फिर दूसरा
आप क्या करेंगे, दूसरा आप करेंगे कि आप जो आपकी क्रिया विधि है उसमें आप कुछ चेंज लाएं। मतलब जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें उसकी जो प्लानिंग है उसमें आप कुछ चेंज करें। क्रियान्वयन जो आप कर रहे हैं उसकी जो गतिविधि है, उसकी जो विधि है उसमें आप चेंज लाएं। क्या करेंगे, आप क्रिया विधि में चेंज करेंगे। जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपने चेंज कर लिया। मान लीजिए पहले आप रात को पढ़ते थे, आपको लगा कि रात में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने सुबह उठ के पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब जो आप जिस भी तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं उसकी क्रिया विधि में चेंज कर देना। फिर उसके बाद तीसरा आता है कि आप गोल को चेंज कर लें। हो सकता है कि पहले बच्चे ने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करा, अब उसने 4-5 बार अटेम्प्ट दे लिया और उसे दिख रहा है कि वो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो उसने सोचा कि यूपीएससी को छोड़ते हैं, एसएससी में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या किया, उसने गोल को ही बदल दिया, जो लक्ष्य है उसको ही बदल दिया। यहां पर क्या किया, लक्ष्य परिवर्तन। लक्ष्य परिवर्तन, लक्ष्य परिवर्तन कर सकता है। ये 3 चीजें होगी। लक्ष्य परिवर्तन के बाद वो क्या करेगा, मेकिंग प्रॉपर डिसीजन। प्रॉपर डिसीजन लेने का मतलब क्या है, विश्लेषण करना और निर्णय लेना। फोर्थ क्या है, विश्लेषण और निर्णय लेना। विश्लेषण और निर्णय। विश्लेषण और निर्णय का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए एक ही डेट को आपके 2 एग्जाम हैं, तो आपको अब उन दोनों में से एक को डिसाइड करना है। अब कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसका आप चूज करेंगे। तो मतलब क्या करेंगे, आप विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि मुझे क्या डिसाइड करना है, मुझे कौन सा एग्जाम देने जाना है, उस पर आप विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण करने के बाद आप क्या करेंगे, निर्णय करेंगे। ये 4 स्टेप होते हैं किसके, प्रत्यक्ष में, जहां पर कौन काम कर रहा है, चेतन मन काम कर रहा है, जहां पर हमारी प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां होती हैं, जहां पर हमारे डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, या तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लें, समस्या का समाधान कर लें, बाधा का निस्तारण कर लें, या फिर आप जो उसकी क्रियान्वयन की विधि है, जो जिस तरह से आप कर रहे हैं उसकी प्लानिंग में चेंज करें। या फिर तीसरा हो सकता है कि आप लक्ष्य को चेंज कर लें, लक्ष्य परिवर्तन कर लें, जो आपका गोल है उसको डिस्प्लेस कर दें। और फिर फोर्थ आता है कि आप सही तरह से विश्लेषण करें और सही निर्णय लें। ये 4 टाइप्स होते हैं डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म के, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति के। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी हैं, हमारी अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां। अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां। अब ये जो अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां हैं ये लगभग 10 से 12 हैं, वो हम सभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले आता है हमारा सब्लिमेशन, जिसको हम कहते हैं उदात्तीकरण। उदात्तीकरण, सब्लिमेशन को क्या बोलते हैं, उदात्तीकरण बोलते हैं या शोधन बोलते हैं। शोधन, शोधन बोलेंगे, या फिर मार्गान्तीकरण। हिंदी में आपको एक से ज़्यादा टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक टर्म याद रखनी है, क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का क्या मतलब होते हैं, जो हमारे कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, समाज है उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे हमारा जो गुस्सा है, गुस्सा समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। एक लिमिट तक गुस्सा लोग आपका बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप में गुस्सा है तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब उस गुस्से को कहीं ना कहीं तो निकालना ही है। अगर हमने उस गुस्से को नहीं निकाला, उस एंगर को नहीं निकाला, तो हम पागल हो जाएंगे। अब उस एंगर को एक सही जगह पर चैनलाइज कर देना, एक सही जगह पर उसका इस्तेमाल करना ही उदात्तीकरण है, मार्गान्तीकरण है। जैसे मिल्खा सिंह है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो उन्होंने अपना गुस्सा कैसे निकाला, वो उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली और वहाँ पर जो उनकी जो रेस थी, जहाँ पर वो दौड़ लगाते थे, वहाँ पर वो अपना गुस्सा निकालते थे। किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो रेसलिंग करने लग जाए, वहाँ पर खूब मारे जिसको मारना है, तो वहाँ पर जो सोसाइटी है वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेगी। लेकिन अगर वो किसी को भी उठकर मारने लग जाए तो वहाँ तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जो अपना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको रिलीज करने के लिए वो क्या करेगा, एक मार्ग अपना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्गान्तीकरण बोलते हैं, जिसको हम उदात्तीकरण बोलते हैं, जिसको हम शोधन बोलते हैं।
किसी भी तरह का एक व्यवहार जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, उस व्यवहार को चैनलाइज कर देना। सोसाइटी के एक्सेप्टेबल नॉर्म्स में हमें उस व्यवहार को क्या करना है, चैनलाइज करना है। वही उदात्तीकरण है, वही शोधन है, वही क्या है, मार्गान्तीकरण है। जो भी उसके अग्रेसिव व्यवहार हैं, जो भी सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल व्यवहार नहीं है, उनको चैनलाइज कर देना एक तरह के सोसाइटी एक्सेप्टेबल व्यवहार में, कि जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहे थे। अगर आप कहीं भी मारकाट करना शुरू कर देंगे तो वो डिस्ट्रक्शन ही होनी, आपको जेल हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसी मारकाट को यूज किया, कहाँ पर, रेसलिंग में यूज किया, तो वहाँ पर आपको कोई जेल नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर आपको नेम फेम सब मिल रहा है। ये क्या है, उदात्तीकरण है, ये क्या है, शोधन है। फिर उसके बाद दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिगमन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। रिग्रेशन को क्या बोलेंगे, प्रतिगमन। प्रतिगमन का क्या मतलब है, जब मनुष्य जिस उम्र में है उससे कम उम्र की तरह बिहेव करने लगता है। जिस उम्र में अभी मनुष्य है उससे छोटी उम्र में जाकर, उससे छोटी उम्र के बच्चे जिस तरह से बिहेव करते हैं, कोई भी मनुष्य उसी तरह का व्यवहार जब करने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिगमन बोलते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, जब बच्चा अपनी फैमिली में सिंगल होता है तो वो बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि उसके पास जो भी है सब कुछ उसी का है। लेकिन जब उसके घर में एक छोटा बच्चा और आ जाता है तो उसकी चीज़ें हैं वो बंटने लगती हैं, और उसे लगता है कि जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो छोटे बेबी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, छोटे बेबी को ही ज़्यादा अटेंशन देते हैं, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता है। तो वो भी अपनी माँ की गोद में बैठने की ही जिद करता है। जैसे माँ ने छोटे बच्चे को अपनी गोद में रखा है, वैसे ही वो भी कहता है कि मुझे भी आपकी गोद में ही बैठना है। अपनी सी कम उम्र की तरह बिहेव करना, जैसा वो अपने से कम उम्र में जब रहा होगा तब वो व्यवहार करता था, उसी तरह का व्यवहार वो अब करने लगा है। और वो अब क्यों करने लगा है, क्योंकि उसके माइंड में क्या आ रही है, जेलसी आ रही है। उसे ये लग रहा है कि जो माता पिता हैं वो छोटे बेबी को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते हैं। ये क्या है, प्रतिगमन है। अपनी से कम उम्र में जाकर बिहेव करना शुरू कर देना। कई बार जो मनुष्य है वो छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। अब वो फूट फूट कर रोना कोई गलत बात नहीं है, सही है। जब उसकी जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो उसे रिलीज करने का वो ये तरीका ढूंढ रहा है कि अगर वो रोएगा तो उसका जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो रिलीज हो जाएगा। जिसको स्ट्रेस और एंजाइटी में रोना आता है तो उसे रो लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोना गलत बात है। जब वो रो रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रतिगमन में चला गया है। जो उसका अनकॉन्शियस माइंड है, जो उसका अचेतन मन है, वो उसे कहाँ ले गया, उसके पूर्व की उम्र में ले गया। जो उसकी फिलहाल उम्र है उससे कम उम्र में ले गया, और वो उस तरह से बिहेव कर रहा है। उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिगमन बोल रहे हैं, उसे हम रिग्रेशन बोल रहे हैं। रिग्रेशन, प्रतिगमन के बाद एक शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, दमन। क्या बोलते हैं, दमन। इसमें क्या होता है, जो हमारी कटु अनुभूतियां होती हैं, जो हमारी बैड मेमोरीज होती हैं, जिन चीज़ों को हम बार बार अपने माइंड में रिपीट नहीं करते हैं, जिनको हम भूलना चाहते हैं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ अनकॉन्शियसली हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। यहाँ पर हम कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो भी हमारी बैड मेमोरीज होती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती हैं। यहाँ पर हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो दो वर्ड हैं उनमें कंफ्यूजन होता है। एक तो होता है दमन, फोर्थ क्या है, समन। समन को हम क्या बोलते हैं, सप्रेशन। ये दोनों टर्म आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जो दमन है उसमें जो हमारी बैड मेमोरीज हैं, जो हमारी कटु अनुभूतियां हैं, जिनको हम याद करके दुखी होते हैं, वो यादें जिनको हम दोबारा याद नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। लेकिन जो समन होता है, जो सप्रेशन होता है, ये हम कॉन्शियसली करते हैं। कैसे करते हैं, चेतन मन से करते हैं। जो भी हमारी कटु अनुभूतियां होती हैं उनको हम बार बार याद नहीं करना चाहते हैं, और उनको हम अपने कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में धकेल रहे हैं जानबूझकर। जब हम उसे कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में भेज रहे हैं
तो वहाँ पर हमें अपनी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, उन पर हमें कंट्रोल करना पड़ता है। ये कहाँ पर होता है? समन में होता है। समन में हम कॉन्शियसली कटु अनुभूतियों को हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं, और जो दमन है यहाँ पर टाइम के साथ अपने आप अनकॉन्शियसली ही जो चीज़ें हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जो हमें सपन आते हैं, जो हमें सपने आते हैं, वो किसके कारण आते हैं? दमन के कारण आते हैं। जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं जो फुलफिल नहीं हुई, जो हमारी इच्छाएं थी वो हमारी पूरी नहीं हुई, तो वो धीरे धीरे जाकर कहाँ स्टोर हो गई? अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई। और जो दमन है यहाँ पर जो आपका इड है, जो आपका इदम है, वो आपका काम करता है। इदम है वो किस पर काम करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पर काम नहीं करके वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर जो मनुष्य है वो सुख के लिए काम करता है कि उसका काम बनता, बाहर में जाए जनता। ईड है वो इसी पर ही काम करता है। लेकिन समन में क्या होता है? जब कॉन्शियसली चेतन मन से जब जिन चीज़ों को हम भूलते हैं, जानबूझकर जिन चीज़ों को हम दबाते हैं, और वो जानबूझकर हम कैसे दबाएंगे? जब हम अपनी सेंसेस पर कंट्रोल पा लेते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा लेते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? समन हो जाता है। दोनों में ये डिफरेंस याद रखना, जो आपका रिप्रेशन है, जो आपका दमन है, वो अनकॉन्शियसली होता है, टाइम के साथ साथ अपने आप हो जाता है। लेकिन जो समन है, जो सप्रेशन है, वो कॉन्शियसली करते हैं और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। वो जब हम चाहें, जिन चीज़ों पर हम कंट्रोल पाना चाहें, वो अपनी सेंसेस के थ्रू हम उस पर पा लेते हैं। ये है दमन और समन। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पर ही होता है। अगर हम समन का एग्जाम्पल लें, अगर हम सप्रेशन का एग्जाम्पल लें, तो उसमें क्या होता है? जैसे हमें कई बार किसी सिचुएशन में बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा ईगो है, जो हमारी रियलिटी है, वो हमें कह रही है कि हमें गुस्सा नहीं करना है। तो हम अपनी गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चाहे हम 1 से 10 तक गिन रहे हों, चाहे हम उठकर पानी पी के आए। ये क्या है? समन है। यहाँ पर हम अपना जो इमोशंस है, जो हमारी एंजाइटी है, उसको हम क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। जानबूझकर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा चेतन मन है, वो यहाँ पर काम कर रहा होता है। तो समन और दमन में आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है प्रोजेक्शन। वो क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं प्रक्षेपण। क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में क्या होता है? जिस तरह से जो प्रोजेक्टर होते हैं उसमें क्या होता है? प्रोजेक्टर पे आप कोई भी एक फिल्म लगाते हैं, वो पूरी दीवार पर उसे प्रोजेक्ट कर देती है। तो जो प्रोजेक्टर है, उसी तरह से ही जो मनुष्य है, उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो अपनी गलतियों को दूसरों पर थोप देते हैं। वो खुद की गलतियां खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी गलतियों को दूसरे पर थोप देना। प्रक्षेपण का मतलब ही यही है कि अपनी गलतियां दूसरों पर थोप देना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप थोप दे रहे हैं, अपनी गलतियां दूसरों पर थोप दे रहे हैं। हम अपनी गलती खुद एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये जानते हैं कि ये हमारी गलती है, लेकिन हम वो गलती खुद एक्सेप्ट नहीं करते। हम दूसरों पर अपनी जो गलती है वो थोप देते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम में गए, हम एग्ज़ाम में बैठे, हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया। कमी तो हमारी है, या तो हमने अच्छे से तैयारी नहीं की, या फिर हमने उसमें इतने एफर्ट्स नहीं डाले जितने हमें उसमें डालने चाहिए थे। जो भी कमी रही वो हमारे पॉइंट से ही रही, लेकिन हम उस पॉइंट को नहीं मानते हैं कि हमारी कमी रही। हम दूसरों में गलती निकालते हैं कि दूसरे की वजह से मेरा ये पेपर है ये क्लियर नहीं हो पाया, मुझे टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया इसलिए मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। ये क्या है? प्रक्षेपण है। ये हमारा प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन में अपनी गलतियां खुद स्वीकार ना करके दूसरे पर थोप देना। एक बहुत पुरानी कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाचना उसे आता नहीं है, लेकिन वो बता रही है कि आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं नहीं नाच पा रही हूँ। मतलब खुद की गलतियां हैं, वो उस तरह की जो कंडीशंस हैं उस पर डाल देना। मैं एक गरीब परिवार से हूँ इसलिए मैं आगे ग्रो नहीं कर पाया। जो भी परिस्थितियाँ हैं उस पर जो भी परिस्थितियाँ हैं उस पर सारा दोष थोप देना ही क्या है? प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन में जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें जो मनुष्य है वो स्ट्रेस एंड तनाव से बचने के लिए क्या करता है? अपनी कमियां हैं वो दूसरों पर थोप देता है। यही क्या है? प्रक्षेपण है, यही प्रोजेक्शन है। फिर उसके बाद आता है डिनायल, अस्वीकरण। मतलब जो सिचुएशन है उसी को ही स्वीकार करने से मना कर देना। क्या है? अस्वीकरण।
डिनायल। डिनायल में क्या होता है, जो भी सिचुएशन है जो मनुष्य है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है। मान लीजिए किसी मनुष्य के बहुत ज़्यादा क्लोज किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि ये सब तो रियलिटी है ही नहीं, जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। जब मनुष्य इस तरह की सिचुएशन में होता है कि वो रियलिटी को फेस ही नहीं कर पा रहा है, वो रियलिटी को अस्वीकार कर देता है, वास्तविकता को अस्वीकार कर देता है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं डिनायल, उसको हम बोलते हैं अस्वीकरण। ऐसे आपने शराबी व्यक्ति देखा होगा, वो ये कभी भी नहीं मानता कि वो शराब पीता है। वो क्या करता है, रियलिटी सब जानते हैं कि वो शराब पीता है, लेकिन वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। ये क्या है, डिनायल है, अस्वीकरण है। डिनायल में जो मनुष्य होता है, जो उसका अनकॉन्शियस माइंड है, वो पूर्व की अनुभूतियों में ही चल रहा होता है कि जो मेरा रिलेटिव है, अभी तो उसने मेरे साथ बैठ के खाना खाया था, अभी तो हम बाहर घूमने गए थे, वो जो उसकी मेमोरीज हैं उन्हीं में चल रहा होता है। वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। ये क्या है, डिनायल है, अस्वीकरण है। डिनायल के बाद फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं तदात्मीकरण। जिसे क्या कहते हैं, तदात्मीकरण। तदात्मीकरण आइडेंटिफिकेशन में कोई भी मनुष्य है वो अपने आप को एक दूसरे आदमी की तरह मानने लगता है। जो भी मनुष्य है वो अपने आप को किसी दूसरे की जगह रखकर सोचने लगता है। वो मानता है कि जो दूसरा व्यक्ति है मैं तो जस्ट उसके जैसा ही हो गया हूँ। यहाँ पर लोग हैं वो किसी भी एक मॉडल की तरह बिहेव करने लगते हैं। जिस तरह की हेयर स्टाइल कोई भी एक हीरो हीरोइन रखता है, उसी तरह की हेयर स्टाइल रखने लगता है, उसी की तरह से बातचीत करने लगता है। जो बॉडी के पोस्चर्स हैं, जो बॉडी की लैंग्वेज है, वो भी वो उसी तरह की करने लगता है। और वो सोचता है कि वो तो वही हीरो या फिर वो तो वही हीरोइन बन गई है। खुद के अस्तित्व को भुलाकर दूसरे के अस्तित्व को अपना लेना क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, तदात्मीकरण है। जब कोई भी मनुष्य नेम फेम पाना चाहता है तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, तदात्मीकरण करता है। लोग सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी लेते हैं तो वो सेल्फी लेकर क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं इससे, मेरी इससे जान पहचान है, मैं इससे मिला था। ये सब शो ऑफ करने के लिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो रहा है, तदात्मीकरण हो रहा है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन में मनुष्य खुद के अस्तित्व को भुलाकर दूसरे के अस्तित्व को कॉपी करके जस्ट उसके से बिहेव करने लगता है, उसी की तरह से रहन सहन कर लेता है। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, तदात्मीकरण हो गया। तदात्मीकरण के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट जिसे क्या बोलेंगे, विस्थापन। विस्थापन विस्थापन में क्या होता है, जो विस्थापन है ये इड पर बेस्ड होता है। इड का मतलब इदम पर बेस्ड होता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो मनुष्य है वो अपने अग्रेशन का डिस्प्लेसमेंट कर देता है, विस्थापन कर देता है किसी भी पावरलेस व्यक्ति पर। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि जब बॉस के साथ किसी भी एक आदमी की ऑफिस में झगड़ा हो जाता है, किसी भी बात पर झगड़ा हो जाता है, वहां पर तो उसका जोर चलता नहीं है और वो घर पर आकर जो वो गुस्सा है वो या तो अपने बच्चे पर निकालेगा या फिर अपनी पत्नी पर निकालेगा। ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक जगह का अग्रेशन जहां पर वो नहीं दिखा सकता। यहाँ पर उसे पता है कि अगर उसने बॉस के साथ अग्रेशन दिखाया तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। वहां पर क्या किया उसने, अपनी जो अग्रेशन है उसको कंट्रोल किया और अब वो अग्रेशन है उसको कहीं ना कहीं रिलीज तो करना है। अगर वो रिलीज नहीं करेगा तो वो अंदर अंदर घुटता रहेगा। अब वो रिलीज कहाँ करेगा, उससे कम जो पावरलेस लोग होंगे जो उसके सामने नहीं बोलेंगे तो वो उस पर अग्रेशन दिखाता है। उनके सामने कौन नहीं बोलेगा, उनके घर में आकर उसके बच्चे नहीं बोलेंगे या उसकी पत्नी नहीं बोलेगी। तो उसने क्या किया, एक जगह के अग्रेशन को दूसरी जगह पर आकर उतार देना क्या है, विस्थापन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब आता है, जब इड है मतलब वो अपना जो अग्रेशन है वो निकालना चाहता है। उसका मन तो कर रहा था वो बॉस के मुंह पर ही उसे ही जवाब दे दे, लेकिन जो उसका सुपर ईगो है वो कह रहा है कि अगर तुमने बॉस के मुंह पर कुछ बोला तो तुम्हें अभी तुरंत जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो उसने क्या किया, इड को दबाया और सुपर ईगो की बात मानी। लेकिन अब वो तनाव में है, अब वो स्ट्रेस में है, अब वो स्ट्रेस को रिलीज तो उसने करना है कहीं ना कहीं, तो वो उस स्ट्रेस को रिलीज करेगा और स्ट्रेस को रिलीज वहीं करेगा जहां पर उसका जोर चल रहा है, जहां पर उसका बस चलता है। तो विस्थापन क्या है, अग्रेशन को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना, डिस्प्लेसमेंट है।
विस्थापन है। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति। कंपनसेशन को हम क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। हर एक मनुष्य को लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अब उन कमियों को पूरी करने की वो कोशिश करता है। अब वो कमियों की पूर्ति कैसे करता है, कंपनसेट कैसे करता है? ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। जो शॉर्ट हाइट की लड़कियां होती हैं वो अपनी हाइट लंबी दिखाने के लिए हील्स पहनना शुरू कर देती हैं। ये क्या है? कंपनसेशन है। उस लड़की को लग रहा है कि जो उसकी हाइट है वो कम है, वो क्या है? क्षति है, वो हानि है, उसकी लाइफ में कुछ कमी है। अब वो उस कमी को किस तरह से पूरी कर रही है? हील पहनकर जब वो उस कमी को पूरी कर रही है तो ये क्या है? क्षतिपूर्ति है, कंपनसेशन है। क्षतिपूर्ति में क्या होता है? जब मनुष्य के जीवन के एक क्षेत्र में कुछ कमियां रह गई हो तो वो उस कमियों को दूसरे क्षेत्र में महारत हासिल करके पूरी कर सकता है। जैसे अगर कोई मनुष्य है वो फिजिकली फिट नहीं है, वो मोटा है, तो वो क्या करेगा? या तो वो गाना शुरू कर देगा, वो गाएगा तो उसकी बॉडी से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉडी की जो फिटनेस है वो तो स्पोर्ट्स में चाहिए। अब वो बॉडी उसकी फिट नहीं है तो वो अच्छा गायक बन सकता है। अब वो अच्छा गायक बनकर क्या कर रहा है? क्षतिपूर्ति कर रहा है। अगर किसी बच्चे को मैथ्स अच्छे से नहीं आता है तो वो स्पोर्ट्स में चला जाएगा। अगर कोई बच्चा एक फील्ड में अच्छा नहीं है तो वो दूसरे फील्ड में चले जाएगा। तो वो क्या कर रहा है? कंपनसेट कर रहा है, क्षतिपूर्ति कर रहा है। जो मनुष्य के मन में स्ट्रेस आया, उसे लगा कि उसकी लाइफ में कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए, एक क्षेत्र की कमी को पूरा करने के लिए उसने दूसरे क्षेत्र में जाकर मेहनत की और वहां पर उसने महारत हासिल किया। ये क्या है? क्षतिपूर्ति है, कंपनसेशन है। कंपनसेशन के बाद आता है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग को हम क्या बोलते हैं? दिवास्वप्न। बहुत से लोग हैं वो डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग का मतलब क्या हुआ? दिवास्वप्न। दिवास्वप्न। जब मनुष्य की लाइफ में बहुत कुछ गलत हो रहा होता है, जब उसकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, तो वो उस नेगेटिविटी से दूर निकलने के लिए, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए वो क्या करने लगता है? डे ड्रीमिंग करने लगता है, दिवास्वप्न देखने लगता है। वो अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं एक बड़े से मकान में रहता हूँ, मेरे पास पूरी फैमिली है, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब चीज़ें वो क्या कर रहा है? डे ड्रीमिंग कर रहा है, दिवास्वप्न कर रहा है। रियलिटी से दूर हटकर जो चीज़ों की कमी उसे महसूस हो रही है वो उसे सोचता रहता है और उसी में वो खुश रहता है। ये क्या है? दिवास्वप्न है। दिवास्वप्न जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये वो लोग अपनाते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमियां होती हैं, जिनको अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा होता है। उनको लगता है कि उनके पास कोई भी नहीं है और उससे जस्ट अपोजिट जाकर वो जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो दिवास्वप्न करने लगते हैं, डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। डे ड्रीमिंग के बाद आएगा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन को हम बोलते हैं तर्क संगतिकरण करना या फिर औचित्य स्थापना। क्या बोलते हैं? तर्क संगतिकरण, तर्क संगतिकरण या फिर औचित्य स्थापन, औचित्य स्थापन। यहाँ पर जो मनुष्य है वो हर एक सिचुएशन के पीछे क्या देता है? एक तर्क देता है, अपना एक रीज़न देता है, अपने आप को सही साबित करने के लिए वो एक तर्क देता है, एक रीज़न देता है। किसमें? औचित्य स्थापन में, तर्क संगतिकरण में। तर्क संगतिकरण को हम युक्तिकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युक्तिकरण। उसने क्या कर ली? एक युक्ति निकाल ली। आप सबने एक स्टोरी पढ़ी होगी, एक लोमड़ी थी, वो अंगूर खाना चाहती थी लेकिन वो अंगूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। आखिर में लोमड़ी ने क्या कहा? अंगूर खट्टे हैं। जो अंगूर खट्टे हैं, ये क्या किया? उसने युक्तिकरण कर ली। अब उसे ये पता है कि वो वहां तक पहुंच तो पा नहीं रही है, अब वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अब वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक उसने तर्क दिया, एक रीज़न दिया कि वो जो अंगूर हैं वो अभी खट्टे हैं, अगर मैं उन्हें खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। ये क्या है? युक्तिकरण है। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी मनुष्य है वो एक जॉब के लिए जाता है, इंटरव्यू देने जाता है। अगर वो इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं होता है तो वो आकर कहता है कि मैंने जो इंटरव्यू है वो तो ऐसे ही दे दिया था, मैंने उस जॉब को प्राप्त करने के लिए असल में कोई कोशिश की ही नहीं थी। उसने क्या दिया? एक तर्क दिया उसके पीछे कि मैं गलत नहीं हूँ। वहाँ पर जो मनुष्य है वो अपने आप को सही दिखाता है, अपने आप को राइट दिखाता है। जब मनुष्य अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी तर्क देता है, कोई भी रीज़न देता
है तो वहां पर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, रेशनलाइजेशन होता है, तर्क संगतिकरण होता है, औचित्य स्थापना होती है, युक्तिकरण होती है। ये मेन डिफेंस मैकेनिज्म थे जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिए थे। सिगमंड फ्रॉइड के बाद भी जो उनकी बेटी थी एना फ्रॉइड, उन्होंने भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म दिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, जो मनुष्य है वो अपने व्यवहार के बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है, जिस तरह का उसका व्यवहार है बिल्कुल उससे अपोजिट व्यवहार करना क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, प्रतिक्रिया निर्माण है। रिएक्शन फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण। आपके साथ भी ये बहुत बार होता होगा, आप जब दो लोगों के साथ में बैठे हैं, आपको सामने वाले की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप स्माइल देके उसकी बात सुन रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया निर्माण कर रहे हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप ये नहीं चाहते कि सामने वाले को बुरा लग जाए, इसलिए आप उसकी बात आराम से सुन रहे हैं और स्माइल दे रहे हैं। आपको अंदर से लग रहा है क्या बकवास बातें कर रहा है, लेकिन और जो आपने फेस पे क्या दिखा है, आप स्माइल देके आपको सामने वाले को ये दिखा रहे हैं कि आप उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण है। प्रतिक्रिया निर्माण है, रिएक्शन फॉर्मेशन है। जो आप रियल में हैं उससे बिल्कुल अपोजिट व्यवहार करना क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण है, रिएक्शन फॉर्मेशन है। ये सभी अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियों में आती थी। जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे अप्रत्यक्ष हैं, जिनको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको एग्जाम्पल दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, इसलिए आप इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। एचटेट में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार रक्षात्मक युक्तियों से क्वेश्चन पूछता है। हर एक टीचिंग एग्जाम जहाँ पर भी सिगमंड फ्रॉइड पूछा जाएगा वहाँ पर रक्षात्मक युक्तियों से जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म है वो मनुष्य कब अपनाता है, जब उसे स्ट्रेस और एंजाइटी से बचना है। अगर वो स्ट्रेस और एंजाइटी से नहीं बचेगा तो वो एक तरह से डिप्रेशन में चला जाएगा। उस डिप्रेशन से बचने के लिए, उस स्ट्रेस से बचने के लिए वो कुछ रक्षात्मक युक्तियां अपनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। कुछ देर के लिए ये हमारा जो ईगो है उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, हमारे अहम को सेटिस्फाई कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से ये हमारे कॉन्शियस माइंड में आती हैं और फिर से हमें स्ट्रेस और तनाव में ले जाती हैं। तो स्ट्रेस और तनाव से बचने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, जो रक्षात्मक युक्तियां हम यूज करते हैं, वो सब सिगमंड फ्रॉइड ने सबसे पहले डिस्कस की थी। होपफुली आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।